रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने सच कहूं तो दुनिया भर में लाखों लोगों के सोचने और काम करने के तरीके को काफी गहराई से बदला है। हाँ, बिल्कुल। ये किताब है डेविड एलन की गेटिंग थिंग्स डन, द आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी। ये पहली बार 2001 में आई थी और फिर इसका एक अपडेटेड नया संस्करण 2015 में भी आया। जी, और ये सिर्फ कोई आम टाइम मैनेजमेंट किताब नहीं है। जैसा आपने कहा, ये एक पूरी क्या कहते हैं कार्य प्रणाली है, एक मेथोडोलॉजी, सोचने का एक अलग तरीका पेश करती है। अच्छा। हाँ, इसका असली मकसद है तनाव को कम करना और साथ ही ज्यादा प्रभावी ढंग से काम निपटाना। डेविड एलन इसे एक खास नाम देते हैं, माइंड लाइक वाटर। माइंड लाइक वाटर, पानी जैसा मन, ये क्या है? हाँ, मतलब पानी की तरह शांत और केंद्रित मन। एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां आप पूरी तरह से वर्तमान में हो, बिना किसी भटकाव के, और सबसे जरूरी, अपने सभी कामों पर, जिम्मेदारियों पर एक नियंत्रण महसूस करें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, खासकर आज की भागदौड़ भरी दुनिया में। और डेविड एलन, इनका बैकग्राउंड भी तो काफी दिलचस्प है। मतलब सिर्फ कंसल्टेंट नहीं, वो तो एक्टर और कराटे टीचर भी रहे हैं। सही कहा। और शायद इसी वजह से उनका जो तरीका है, ये जीटीडी, वो बहुत व्यवहारिक लगता है। इसमें कोई ऐसी सख्ती नहीं है कि भाई रातों रात सब कुछ बदल डालो। हाँ, मतलब एकदम से सब कुछ पलट देने वाली स्कीम नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। ये एक लचीला ढांचा है, एक मॉड्यूलर सिस्टम। आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से ढाल सकते हैं, चाहे तो इसके कुछ हिस्सों को ही अपना सकते हैं। और शायद इसीलिए ये आज के समय में, जहां हम सब नॉलेज वर्क कर रहे हैं, इतना ज्यादा प्रासंगिक है। हाँ, बिल्कुल। आज का जो ज्ञान आधारित काम है, जहाँ दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा होता है, सोचना, प्लानिंग, लिखना, विश्लेषण करना, फिजिकल मेहनत से ज्यादा मेंटल लोड है। एग्जैक्टली। और ऊपर से ये डिजिटल दुनिया की भागदौड़, 24/7 कनेक्टिविटी, ईमेल, मैसेज, मीटिंग्स की जैसे बाढ़ सी आई हुई है, कामों की कोई सीमा ही नहीं दिखती। सही बात है। ऐसे में जो पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट तकनीकें हैं, वो कई बार कमजोर पड़ जाती है। वो शायद उस दौर के लिए थीं जब काम ज्यादातर फैक्ट्री में होता था। जीटीडी इस नई, हमेशा ऑन रहने वाली दुनिया के लिए ज्यादा फिट बैठता है। तो फिर ये चर्चा किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकती है? कौन है वो लोग जिन्हें ये सुनना चाहिए? देखिए, ये असल में हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी ना कभी अपनी जिंदगी में, चाहे वो काम हो या घर, चीजों के बोझ तले दबा हुआ महसूस करता है। अच्छा। जिन्हें लगता है कि अरे बाप रे, करने को इतना कुछ है और सब कुछ बस दिमाग में ही घूमता रहता है। करेक्ट। वो जो एलन स्टफ कहते हैं ना। हाँ हाँ, स्टफ, मतलब वो सारी चीजें जो ध्यान खींचती हैं। बिल्कुल। वो कुछ भी हो सकता है, सैकड़ों अनपढ़े ईमेल, मीटिंग के बाद लिखे नोट्स जिनका कुछ करना बाकी है, घर के अधूरे काम, कोई भविष्य की योजना, या बस यूं ही दिमाग में तैरते हुए विचार। और यही वो ओपन लूप्स है ना, वो सारे अधूरे काम या वादे जो दिमाग में पीछे कहीं चलते रहते हैं और एक तरह का मानसिक शोर पैदा करते हैं। बिल्कुल, वो तनाव बढ़ाते हैं। तो हाँ, ये ज्ञान कार्यकर्ताओं, मैनेजरों, उद्यमियों, छात्रों, यहाँ तक कि घर संभालने वालों के लिए भी है। कोई भी जो कई जिम्मेदारियों के बीच जूझ रहा है। तो मतलब हर वो इंसान जो थोड़ी स्पष्टता, थोड़ा नियंत्रण और थोड़ी मानसिक शांति चाहता है। निश्चित रूप से, खास तौर से वो लोग जो सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि एक ठोस स्टेप बाय स्टेप तरीका ढूंढ रहे हैं, जिन्हें लगता है कि भाई पुरानी तरकीबें अब काम नहीं कर रही। तो अगर कोई चीजों के बोझ से हल्का महसूस करना चाहता है, तो जीटीडी शायद एक रास्ता दिखा सकता है। हाँ, बिल्कुल। चलिए, तो फिर इस रास्ते के कुछ अहम पड़ावों पर आते हैं। किताब की जो मुख्य सीख हैं, उनमें सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी बात है सब कुछ दिमाग से बाहर निकालना, कैप्चर करना। हाँ, ये जीटीडी की नींव है। डेविड एलन का एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि हमारा दिमाग वो विचार पैदा करने के लिए तो बेहतरीन है। हाँ, नए आइडिया सोचने में। बिल्कुल, पर उन्हें पकड़ कर रखने के लिए, उन्हें याद रखने के लिए बहुत खराब है। जब हम ढेरों अधूरे काम, आइडिया, अपॉइंटमेंट, वादे, ये सब ओपन लूप्स अपने दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं, तो पता है क्या होता है? क्या? हमारा दिमाग हमें लगातार उनकी याद दिलाता रहता है, और अक्सर गलत समय पर। हाँ, जैसे रात को 3 बजे अचानक याद आता है कि अरे सुबह वो जरूरी कॉल करनी थी, या मीटिंग के बीच में याद आता है कि घर के लिए दूध लाना था। बिल्कुल वही। और यही लगातार याद दिलाने की प्रक्रिया तनाव पैदा करती है। तो समाधान क्या है? समाधान है दिमाग के बाहर एक सिस्टम बनाना। हाँ, एक भरोसेमंद सिस्टम, ट्रस्टेड सिस्टम।
ये कुछ भी हो सकता है, एक सादी सी नोटबुक, एक फिजिकल एंट्री जहां आप कागज डालते जाएं, कोई डिजिटल नोट लेने वाला ऐप, या शायद इन सब का मिला जुला रूप। मुद्दा ये है कि हर वो चीज जिसने आपका ध्यान खींचा है, हर अधूरा काम, हर विचार, छोटा हो या बड़ा, उसे 100% इस सिस्टम में डालना है, कैप्चर करना है। और कहते हैं इसका असर तुरंत महसूस होता है। जैसे ही चीजें दिमाग से निकलकर सिस्टम में आती हैं, एक राहत सी मिलती है। हाँ बिल्कुल, दिमाग को पता चल जाता है कि अब उसे ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। एलन तो माइंड स्वीप करने का सुझाव भी देते हैं, मतलब बैठकर जानबूझकर हर उस चीज को लिखना जो दिमाग में अटकी हुई है। ये सच में मानसिक स्पष्टता लाता होगा। चिंता कम होती है क्योंकि दिमाग को भरोसा हो जाता है कि कुछ छूटेगा नहीं, सब एक जगह लिखा हुआ है। सही कहा, ये पहला कदम ही तनाव कम करने में बहुत बड़ी मदद करता है। ठीक है, तो पहला कदम हुआ कैप्चर करना, सब कुछ एक भरोसेमंद सिस्टम में डालना। अब इसके बाद आता है दूसरा महत्वपूर्ण कदम, स्पष्ट करना और अगला कदम तय करना, क्लैरिफाई करना। 2. स्पष्ट करें और अगला कदम तय करें, क्लैरिफाई एंड डिसाइड नेक्स्ट एक्शन। हाँ, ये वो स्टेज है जहां चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। सिर्फ इकट्ठा कर लेना तो काफी नहीं है ना। अब हमें उस ढेर सारे स्टफ को देखना है और हर आइटम के लिए पूछना है, ये आखिर है क्या, और क्या इस पर मुझे कोई एक्शन लेने की जरूरत है। और अगर एक्शन लेना है तो सबसे जरूरी सवाल आता है, अगला भौतिक करने योग्य कदम क्या है। नेक्स्ट फिजिकल एक्शनेबल स्टेप। आपने भौतिक पर जोर दिया, ये क्यों इतना जरूरी है? बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर अस्पष्ट चीजें लिख लेते हैं, जैसे सिर्फ माँ का जन्मदिन। ये एक्शन नहीं है। अगला भौतिक कदम क्या होगा? शायद माँ के लिए तोहफे के आइडिया ऑनलाइन खोजना, या केक ऑर्डर करने के लिए बेकरी को कॉल करना। अच्छा, हाँ, मतलब काम को इतना छोटा और स्पष्ट बना देना कि उसे तुरंत किया जा सके या कम से कम शुरू किया जा सके। जैसे टैक्स तैयार करना नहीं। हाँ, ये तो बड़ा डरावना लगता है। अगला भौतिक कदम शायद सिर्फ इतना हो सकता है कि पिछले साल की टैक्स वाली फाइल निकालना, या अपने अकाउंटेंट को ईमेल करके पूछना कि कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए। एलन इसे मजाक में इंटेलिजेंट डंबिंग डाउन कहते हैं। इंटेलिजेंट डंबिंग डाउन मतलब बड़ी चिंता को एक छोटे करने लायक काम में बदल देना। बिल्कुल, ताकि शुरुआत हो सके। और यहीं पर वो मशहूर 2 मिनट का नियम भी आता है ना। हाँ, और ये कमाल का नियम है। अगर किसी आइटम पर अगला कदम तय करने के बाद आपको लगे कि अरे ये तो 2 मिनट या उससे भी कम में हो जाएगा, तो उसे उसी समय कर डालिए। जैसे किसी ईमेल का छोटा सा जवाब देना, कोई पर्ची फाइल करना, किसी को कोई जरूरी नंबर मैसेज करना। इसे टालिए मत, तुरंत निपटा देने से चीजों का ढेर नहीं लगता और एक मोमेंटम बना रहता है। ये तो बहुत कारगर लगता है, लेकिन अगर काम 2 मिनट से ज्यादा का हो तो फिर क्या करें? तब 2 मुख्य रास्ते हैं। या तो आप उस काम को किसी और को सौंप दें, डेलीगेट, अगर ऐसा करना मुमकिन और सही हो, या फिर उसे बाद में करने के लिए अपने सिस्टम में सही जगह पर डाल दें, डिफर। और यहीं पर ऑर्गेनाइजेशन वाला हिस्सा जरूरी हो जाता है। पर कई बार ये अगला भौतिक कदम सोचना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। लोग इसमें अटक नहीं जाते? हाँ, ये होता है, खासकर वो लोग जो ज्यादा सोचते हैं। लेकिन यहाँ प्रैक्टिस काम आती है। सवाल बस इतना पूछना है, इस चीज को जरा सा भी आगे बढ़ाने के लिए मुझे फिजिकली क्या करना होगा, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना लगे। जैसे मान लीजिए आपको कार के लिए नए टायर चाहिए। नए टायर चाहिए तो प्रोजेक्ट है। हाँ। अगला भौतिक कदम क्या होगा? शायद आसपास की टायर की दुकानों के नंबर ऑनलाइन खोजना। हाँ। या अपने उस दोस्त को फोन करना जिसने हाल ही में टायर बदलवाए थे। ये जानने भर से ही काम शुरू हो जाता है और टालमटोल कम होती है। समझ गया। तो कैप्चर किया, फिर हर चीज को क्लैरिफाई किया, उसका अगला एक्शन तय किया, 2 मिनट रूल लगाया। अब तीसरा कदम है ऑर्गेनाइज करना, चीजों को सही जगह पर रखना। 3. अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करें, ऑर्गेनाइज मीनिंगफुली। बिल्कुल। एक बार आपने तय कर लिया कि किसी चीज पर क्या एक्शन लेना है या शायद अभी नहीं लेना है, तो उसे ऐसी जगह रखना जरूरी है जहां वो सही समय पर आपके सामने आए। ऑर्गेनाइज होने का मतलब सिर्फ चीजों को कहीं फाइल कर देना नहीं है। तो फिर क्या है? मतलब है उन्हें उनके मतलब के हिसाब से व्यवस्थित करना। इसके लिए जीटीडी कुछ खास बकेट्स या श्रेणियां सुझाता है। बकेट्स? अच्छा, ये कौन कौन सी हैं? कहीं ये बहुत सारी लिस्ट्स बनाने का झंझट तो नहीं? मतलब इनको मैनेज करना ही अपने आप में एक काम बन जाए। हाँ, ये चिंता जायज है, लेकिन इसका मकसद उलझन बढ़ाना नहीं बल्कि स्पष्टता लाना है। हाँ, शुरू में थोड़ा सेटअप करने में वक्त लग सकता है, पर एक बार सिस्टम बन जाए तो ये बहुत मदद करता है। देखिए, मुख्य श्रेणियां कुछ इस तरह हैं। बताइए। एक होती है प्रोजेक्ट्स लिस्ट। ये उन सभी बड़े लक्ष्यों या आउटकम्स की लिस्ट है जिन्हें पूरा करने के लिए एक से ज्यादा एक्शन स्टेप्स चाहिए।
जैसे नई वेबसाइट लॉन्च करना या घर की सफाई करवाना, ये बस एक ट्रैकर है आपकी सारी बड़ी जिम्मेदारियों का। अच्छा। फिर है कैलेंडर, ये सिर्फ उन चीजों के लिए है जो किसी खास दिन या खास समय पर ही होनी है। हाँ। बस मीटिंग, अपॉइंटमेंट, किसी की सालगिरह, इसे रोजमर्रा के कामों की टू डू लिस्ट की तरह इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा, ये जरूरी बात है, कैलेंडर सिर्फ टाइम स्पेसिफिक चीजों के लिए। हाँ, फिर आती हैं नेक्स्ट एक्शन लिस्ट्स। ये वो अकेले अकेले स्टेप्स हैं जिन्हें आपको जल्द से जल्द करना है और इन्हें अक्सर संदर्भ के हिसाब से बांटा जाता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब जैसे एट कॉल्स, वो सारे फोन कॉल्स जो आप तब कर सकते हैं जब आपके पास फोन और थोड़ा खाली वक्त हो। एट कंप्यूटर, वो काम जो कंप्यूटर पर ही होंगे। एट एरेंड्स, बाहर जाकर करने वाले काम। एट होम, घर पर करने वाले काम। इससे होता ये है कि आप जहां हैं उस माहौल के हिसाब से काम चुन सकते हैं। ये तो स्मार्ट तरीका है। हाँ, फिर एक वेटिंग फॉर लिस्ट होती है। ये उन कामों या चीज़ों की लिस्ट है जो आपने दूसरों को दी हैं या जिनके जवाब का आप इंतज़ार कर रहे हैं। फॉलोअप के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ताकि चीजें बीच में खो ना जाएं। बिल्कुल। और एक समडे मे बी लिस्ट भी होती है। उन आइडियाज़, सपनों या प्रोजेक्ट्स के लिए जिन्हें आप अभी तो नहीं करना चाहते पर भूलना भी नहीं चाहते, जैसे स्पेनिश सीखना या अपनी किताब लिखना। इन्हें यहाँ रखने से दिमाग खाली रहता है। सही है। और आखिर में रेफरेंस मटेरियल। हाँ, रेफरेंस सिस्टम, ऐसी जानकारी जिस पर कोई एक्शन नहीं लेना पर जो भविष्य में काम आ सकती है। कोई रिपोर्ट, कोई आर्टिकल, किसी का कॉन्टैक्ट। इसे एक्शन वाली चीज़ों से अलग रखना बहुत ज़रूरी है। ये फिजिकल फाइलें हो सकती हैं या डिजिटल नोट्स। तो क्या हर किसी को बिल्कुल यही लिस्ट बनानी पड़ेंगी, या मुख्य बात यह है कि हर तरह की चीज के लिए एक तयशुदा जगह हो? दूसरी वाली बात ज्यादा सही है। सिस्टम को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ढालना ज़रूरी है, लेकिन सिद्धांत यही है कि हर चीज़ का एक घर हो ताकि आपको पता हो कि उसे कहाँ ढूंढना है और उसका क्या मतलब है। ये लिस्ट्स आपको असल में याद रखने के बोझ से आज़ाद करती हैं। ठीक है। और इस पूरे सिस्टम को जिंदा रखने के लिए, इसे भरोसेमंद बनाए रखने के लिए, चौथा और शायद वो हिस्सा आता है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं: नियमित रूप से समीक्षा करना, रिफ्लेक्ट करना। नियमित रूप से समीक्षा करें, रिफ्लेक्ट रेगुलरली, द वीकली रिव्यू। हाँ, और ये मैं कहूँगी जीटीडी सिस्टम की जान है। अगर आप नियमित रूप से अपने सिस्टम को देखते नहीं, उसे अपडेट नहीं करते, तो ये बहुत जल्दी कबाड़ बन जाएगा। सच में? हाँ, आपका भरोसा उठ जाएगा उससे। और फिर क्या होगा? दिमाग फिर से सब कुछ याद रखने की कोशिश करने लगेगा और तनाव वो वापस आ जाएगा। तो ये वीकली रिव्यू यानी साप्ताहिक समीक्षा इतनी जरूरी है? इसके बारे में थोड़ा और बताइए। ये कब और कैसे करनी चाहिए? ईमानदारी से कहूं तो हफ्ते में एक बार बैठकर ये सब करना ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, ये अनुशासन तो मांगता है, मानती हूँ, लेकिन इसका फायदा बहुत बड़ा है। डेविड एलन सलाह देते हैं कि हफ्ते में एक बार, शायद शुक्रवार दोपहर को या जब भी आपको थोड़ा शांत समय मिले, 1-2 घंटे निकालें। 1-2 घंटे? हाँ, शुरू में शायद ज्यादा लगे पर धीरे धीरे कम हो जाता है। इस दौरान आप क्या करते हैं? आप अपनी सारी बिखरी हुई चीजें, नोट्स, रसीदें, बिजनेस कार्ड्स इकट्ठा करते हैं। अपने सभी इनबॉक्स, फिजिकल और डिजिटल, खाली करते हैं। अपनी नेक्स्ट एक्शन लिस्ट को देखते हैं। अपनी प्रोजेक्ट्स लिस्ट पे नजर डालते हैं। पक्का करते हैं कि हर प्रोजेक्ट का कम से कम एक अगला कदम तय हो। अपनी वेटिंग फॉर और समडे में भी लिस्ट्स को अपडेट करते हैं। अपनी कैलेंडर को देखते हैं, पिछला और आने वाला। बाप रे, ये तो काफी काम है। लगता है, पर इसका लक्ष्य है अपने पूरे सिस्टम को फिर से साफ, स्पष्ट, वर्तमान और पूर्ण बनाना। क्लीन, क्लियर, करंट एंड कंप्लीट, ताकि अगले हफ्ते की शुरुआत आप पूरे कंट्रोल के साथ कर सकें। एलन इसकी तुलना शायद छुट्टी पर जाने से पहले वाली तैयारी से करते हैं, जैसे हम सब कुछ निपटाकर व्यवस्थित करके जाते हैं ताकि शांति से छुट्टी मना सकें। मदद करता है। ये वो समय है जब आप रोज की भागदौड़ से एक कदम पीछे हटते हैं और पूरी तस्वीर देखते हैं। ये पक्का करता है कि कुछ भी जरूरी छूट न रहा हो। ये सिस्टम पर भरोसा बनाए रखने की कुंजी है। ठीक है, तो ये थे गेटिंग थिंग्स डन के 4 मुख्य स्तंभ: कैप्चर, क्लैरिफाई, ऑर्गेनाइज और रिफ्लेक्ट। अब अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो आखिरी विचार क्या होंगे? क्या है इस किताब का सार? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सार ये है कि तनाव मुक्त उत्पादकता असल में समय का प्रबंधन करने से उतनी नहीं आती जितनी अपने कार्यों और अपनी प्रतिबद्धताओं का प्रबंधन करने से आती है। ये एक अहम फर्क है। हाँ, और जीटीडी इसी का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, शक्तिशाली ढांचा देता है।
ये आपके दिमाग को चीजें याद रखने के अंतहीन बोझ से मुक्त करता है ताकि वो काम कर सके जिसके लिए वो बना है। सोचना, रचनात्मक होना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। और अच्छी बात यह भी है कि इसे अपनाने के लिए कोई पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की जा सकती है ना। बिल्कुल। शायद सिर्फ 2 मिनट के नियम को आजमा कर देखें, या बस चीजों को लिखना शुरू करें, उन्हें दिमाग से बाहर निकालें। कोई भी एक सिद्धांत अपनाने से भी फर्क महसूस हो सकता है। ये मॉड्यूलर है, अपनी जरूरत के हिसाब से चुनें। हाँ। और ये जानना भी दिलचस्प है कि अब जो कॉग्निटिव साइंस है, यानी दिमाग कैसे काम करता है, इसका विज्ञान, वो भी जीटीडी के कई सिद्धांतों की पुष्टि करता है, जैसे हमारी सीमित मानसिक क्षमता का सिद्धांत, या ये कि अधूरे काम लगातार हमारी मेंटल एनर्जी खींचते रहते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इनके पीछे वैज्ञानिक आधार भी है। हाँ, काफी हद तक। तो अंत में ये सोचने का मौका मिलता है कि अगर हम अपने दिमाग को इन छोटी छोटी चीजों को याद रखने, अधूरे कामों की चिंता करने के बोझ से आजाद कर दें, तो उस बची हुई मानसिक ऊर्जा का इस्तेमाल हम किन बड़े, ज्यादा रचनात्मक या ज्यादा सार्थक कामों में लगा सकते हैं। एक बहुत जरूरी सवाल है। बिल्कुल। ये सिस्टम सिर्फ काम निपटाने, गेटिंग थिंग्स डन के बारे में नहीं है। गहराई में देखें तो ये अपने जीवन और काम के साथ ज्यादा उपस्थिति और ज्यादा उद्देश्य के साथ जुड़ने का एक तरीका है। ये वो मानसिक खालीपन बनाता है जहां असल में जो जरूरी है उस पर ध्यान दिया जा सके। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि यह चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको यह चर्चा उपयोगी लगी होगी, और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा करना चाहते हैं।